नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा क्या है नया टॉपिक है। पोषण पढ़ाया गया था। पोषण के बाद हम लोग क्या जानेंगे, पोषण के प्रकार पढ़े है ना। पोषण, अपोषण के प्रकार, अपोषण के प्रकारों के प्रकार भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, जो कुपोषण होता है। कुपोषण, कुपोषण का मतलब कि जिसमें हमको पोषक तत्वों की जो क्या होती है, कमी हो जाती है या हानि हो जाती है, उनके बारे में हम जानेंगे। कहने का मतलब कुपोषण का मतलब होता है कि पोषक तत्वों का सही रूप से नहीं मिलना। पोषक तत्वों का सही रूप से या सही ढंग से नहीं मिलना कुपोषण कहलाता है। तो परिभाषा देखेंगे और क्या बोलेंगे, जो कुपोषण होता है उसी कुपोषण के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे शरीर में क्या होते हैं, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो कुपोषण होता है वह क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी से होता है। दूसरी बात क्या बोलेंगे, जो अगर कमी हमारे शरीर में होगी या पोषक तत्वों की जब कमी होगी तो हमारे शरीर में भी कुछ ना कुछ कमी आएगी। कहने का मतलब है कि अगर हमको सही ढंग से पोषक तत्व प्राप्त ना हो तो हमारा शरीर क्या होने लगता है, हमारे शरीर के अंग जो होते हैं कहीं ना कहीं कमजोर होने लगता है। तो हम कैसे बोलेंगे इनको, हमारे शरीर के हिसाब से या पोषक तत्वों की कमी के हिसाब से उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता शारीरिक शिथिलता मतलब शारीरिक कमजोरी, एक होता मानसिक कमजोरी या मानसिक शिथिलता बोलते हैं। शारीरिक क्या होता है और मानसिक क्या होता है। शारीरिक का मतलब शरीर के रूप से या जो भी जीव है उस जीव का जो शरीर है उसमें जब कमी होगी पोषक तत्वों की तो उसमें जो शरीर होगा उनके शरीर में कुछ ना कुछ क्षय होगा या उसमें कुछ ना कुछ कमी उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा बताएगा मानसिक रूप से। मानसिक रूप से मतलब कहेंगे कि उसके ऊपर मेंटल रूप से जो उसके दिमाग है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर पोषक तत्वों की कमी होती है ना तो हमारे शरीर के जो मानसिक क्या नाम होता है, जो हमारा मन होता है, सॉरी जो हमारा दिमाग होता है उसके ऊपर कमी कुछ आने लगती है ना। तो कई प्रकार से कमियां आती हैं। वही कमी क्या करते हैं, अगर हम पूरा करना रहेगा कमी को तो हम क्या करेंगे, पोषक तत्वों का ही सेवन करेंगे या पोषक तत्व ही ग्रहण करेंगे, है ना। चलिए जानते हैं क्या कहलाता है पोषक, कुपोषण क्या कहलाता है। चलिए तो बोलेंगे कुपोषण क्या होता है, तो बोलेंगे आहार में एक अथवा या अधिक पोषक तत्वों की कमी कुपोषण कहलाती है। कुपोषण को क्या कहेंगे, कुपोषण का मतलब होता है जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों में कमी, उन पोषक तत्वों में कुछ ना कुछ कमी, है ना। वही क्या करता है, हमारे शरीर में कुपोषण की क्या करता है, हमारे कुपोषण को बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि जो कुपोषण होगा वह पोषक तत्वों की कमी से ही होगा, है ना। परिभाषा यहाँ से अगर पूछा कोई तो क्या बताएंगे, आहार में, आहार मतलब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी कुपोषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अपर्याप्त का मतलब सही ढंग से नहीं या जो हमको मिलना चाहिए पोषण उस रूप से नहीं, तो क्या बोलेंगे, अपर्याप्त पोषण के कारण उत्पन्न लक्षण दो प्रकार के होते हैं। मतलब पोषण जो है वह सही रूप से नहीं मिल पाया, उसकी कमी के कारण वह दो भागों में बांटा गया है या दो प्रकार में होते हैं। पहला होता शारीरिक शिथिलता, पहला क्या होता शारीरिक शिथिलता होता, दूसरा क्या होता है मानसिक शिथिलता। शिथिलता का मतलब क्या होता है, क्या बताते, शारीरिक शिथिलता मतलब कहने का क्या कहलाता है, जो हमारा मानसिक होता है, और जो शारीरिक होती है कमजोरी मतलब शरीर को कमजोर बना देता है और क्या कर देता है, जो हमारा क्या होता है मानसिक होता है या मानसिक रूप से कमजोर होता है ना। तो उनको हम क्या बनाएंगे, शिथिलता का मतलब होता है कमजोर होना ना। तो अब इनको हम दो भागों में बांटे, किसके हिसाब से, उनके लक्षण के हिसाब से दो भागों में बांट दिया। पहला शारीरिक शिथिलता होता है और दूसरा क्या कहते हैं हम लोग, मानसिक शिथिलता होता है। चलिए शारीरिक शिथिलता के बारे में जानेंगे। तो अपर्याप्त पोषण मतलब पोषण की कमी, क्या बोलेंगे, पोषण की कमी। अपर्याप्त पोषण से दुर्बल या क्षीण शारीरिक गठन मतलब कहने का जो हमारा शरीर है वह दुर्बल या पतला हो जाएगा और क्या होने, उनके शरीर में जो शरीर रहेगा वह पतला होने लगेगा
और क्या बोलेंगे, आयु के अनुपात। आयु के अनुपात का मतलब होता है जो एज होता है वह एज में कमी या वृद्धि। कमी तो दिखता बहुत लोगों में देखते हैं कि जो व्यक्ति अगर कुपोषित रहता है, देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है, या उम्र बड़ी हो जाती है, उम्र क्या होती बढ़ जाती है और अभी भी बच्चा रहता है। ये किसके बोलेंगे, हमारे किसके, शारीरिक कमजोरी के, शरीर के रूप से होता है। तो यहाँ बताया जा रहा क्या, आयु के अनुपात। आयु का अनुपात मतलब जितना एज होना चाहिए उसी के रेशियो में हमारा एज या हमारा जो शरीर होना चाहिए वैसे बनना चाहिए, है ना। अब तुम्हारा एज हो गया, क्या नाम है, 30 साल या 25 साल हो गया, अब तुम बच्चों की तरह व्यवहार करोगे तो क्या कहा जाएगा, बोलेगा इसके अंदर क्या है, कुपोषित, यह व्यक्ति क्या है, कुपोषित है। पहले क्या होते, बहुत प्रचुर मात्रा में हो जाते थे। पहले जो हमारे ज़माने में, पहले ज़माने में क्या होते थे, जो व्यक्ति होते थे बहुत हर एक गांव में मिल जाते थे कुपोषित बच्चे। किसी का पैर हो जाता था, है ना। देखे होंगे आप सबके गांव में भी एक आध दो ठी होंगे कि जो व्यक्ति होता है वह हाइट में छोटा होता है और उम्र उसकी बड़ी हो जाती है, लेकिन दिखता है बच्चों की तरह भी। और कुछ क्या होते हैं जो बड़े हो जाते हैं लेकिन क्या होते हैं, जो छोटे, जो क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं छोटे होते हैं, वह दिखने लगते हैं किस रूप में, बड़े रूप में दिखने लगते हैं, है ना। तो वह क्या कराता है, वह आयु के अनुपात या आयु में अनुपात के अनुसार होता है। आगे, शारीरिक भार और कद में असंतुलन। शारीरिक भार और कद में असंतुलन का मतलब होता है, शारीरिक भार का मतलब जो मनुष्य का जो शरीर होता है, जो उसका वेट होता है उसके अनुसार, और उसके कद मतलब उसकी हाइट के अनुसार, है ना। मतलब कहने का जो व्यक्ति होना चाहिए, जैसे नहीं होता है कि इतने से लेके इतनी उम्र तक इतना ही किलो, इतना किलोग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाता कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, है ना, उसका भार हो गया। फिर उसके कद मतलब अगर तुम्हारा एज 15 साल है, तुम्हारी हाइट इतनी होनी चाहिए, 14 साल है तुम्हारी हाइट इतना होना चाहिए, है ना, 16 साल है तुम्हारी हाइट इतना होना चाहिए, ये चीज़ तय करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कमजोर मांसपेशियां, और क्या होने लगती है, मांसपेशियां मतलब जो मांसपेशियां होती है वह क्या होने, कमजोर होने लगती है। आगे बढ़ते हैं, त्वचा के नीचे चर्बी की कमी। जो शरीर होती है, शरीर में जो त्वचा होती है उस त्वचा के नीचे जो चर्बी होती है, चर्बी की कमी होने लगती है। आगे, तथा त्वचा शुष्क। शुष्क का मतलब, त्वचा शुष्क का मतलब बोलेंगे जो त्वचा है वह सूखने लग जाती है। आगे, पीली व कांतिहीन हो जाती है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ जो होती है वह पीला कलर हो जाता है, और क्या होता है वह कोई काम के लिए नहीं होता है ना, उसका अलगाव हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक शिथिलता हो गया। मानसिक शिथिलता क्या होता है, मानसिक कमजोरी क्या होता है, मानसिक रूप से कमजोर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मानसिक कमजोरी। चलिए तो बोलेंगे त्रुटिपूर्ण व अपर्याप्त पोषण से। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है सही ढंग से नहीं, और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे अपर्याप्त पोषण का मतलब पोषण की कमी। त्रुटिपूर्ण और क्या बोलेंगे, पोषण की कमी से व्यवहार में चंचलता, मांसपेशियों पर शिथिल नियंत्रण हो जाता है। कहने का मतलब है अगर हमको सही ढंग से क्या ना मिले, पोषण ना मिले, तो हमारे व्यवहार में चंचलता आ जाती है। मतलब मानसिक शिथिलता का मतलब होता है जैसे हम दिखते हैं, एज हमारा होता है ज़्यादा और हम क्या करते हैं, बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। आगे, मांसपेशियों पर शिथिल नियंत्रण, मतलब उनके जो मांसपेशियां होती है उनके ऊपर नियंत्रण बहुत हल्का हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, शारीरिक शिथिलता, मानसिक शिथिलता या मानसिक कमजोरी, या क्या होता है शारीरिक कमजोरी हो जाती है, उसके अनुसार बांटा गया दो भाग में। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्या नाम होता है, विषम पोषक या बोलेंगे विषम पोषण जो होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया होगी, या जो उनके अंदर शरीर के अंदर जो भोजन हम लोग किए, अब उनके शरीर के अंदर जब भोजन जाएगा तो कैसे कैसे व्यवहार करते हुए या कैसे कैसे क्रिया करते हुए शरीर के अंदर पहुंचेगा। तो लिखेंगे, क्या बोलेंगे, जंतुओं में विषम पोषक के पद। विषम पोषक के पद मतलब कहने का जो जंतु है, जब हम पोषण को ग्रहण किए, पोषण को हम क्या किए, ग्रहण किए, तो उसमें क्या होने लगा, उसमें अलग अलग चरणों में भोजन को
अलग अलग चरणों में बांटते हुए उसका पाचन करते हुए उसको शरीर के अंदर प्रवाहित कर दे गया। जैसे हम क्या किए, भोजन खाएं, क्या किए, भोजन खाएं, तो हमारा भोजन जो था वह हमारा जटिल रूप में था, जटिल से किस में हुआ, सरल में टूटेगा। सरल में टूटने के बाद अब क्या हो जाएगा, उसका जो उसमें अलग अलग पार्ट होंगे उनको अलग अलग किया जाएगा, उसका क्या किया जाए, अवशोषण किया जाए। शोषण का मतलब उनमें जो जटिल हमारे थे वह सरल के रूप में हो गया, उसमें से अलग अलग पोषक तत्वों को निकाला जाएगा। अब पोषक तत्वों को जब निकाल दिया जाएगा तो पोषक तत्वों का भी पाचन कराया जाएगा, है ना, पोषक तत्वों का भी पाचन कराएगा ताकि हमारा शरीर क्या करे, उसका यूज करने लगे। फिर आगे में क्या बोलेंगे, आगे में बोलेंगे फिर आगे क्या होगी घटना, आगे ये घटना होगी जब पोषक तत्व हमारे हो जाते हैं या निकल जाते हैं हमारे भोजन से, तो हमारा अपशिष्ट के रूप में कुछ भोजन बच जाते हैं। क्या होते हैं, अपशिष्ट के रूप में कुछ भोजन बच जाते हैं। अब अपशिष्ट के रूप में जब भोजन बच जाएंगे तो क्या होने लगता, उनमें क्या होने लगता, जो बचा हुआ भाग होता है वह शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उनको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो हमारी यही पूरी घटना क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे जंतुओं में पूरा करेगा। तो यहाँ लिखेंगे जंतुओं में पोषण क्रिया निम्नलिखित 5 पद में पूरा किया करते हैं या 5 पद में होते हैं, ठीक ना। तो देखेंगे जंतुओं में जो हमारा पोषक होगा या पोषण होगा और 5 रूप से कैसे होंगे, तो बोलेंगे 5 रूप से कैसे होंगे, तो बोलेंगे पहला अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, दूसरा बोलेंगे पाचन, दूसरा बोलेंगे अवशोषण, चौथा बोलेंगे स्वांगीकरण, पांचवा बोलेंगे मल विसर्जन। यही 5 चरणों में जो पोषक होगा उसका क्या हो जाएगा, उनमें से जितने भी पोषक तत्व होंगे उनका यूज कर लिया जाएगा। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे, अंतर्ग्रहण को पढ़ेंगे, फिर पाचन को पढ़ेंगे, अवशोषण को पढ़ेंगे, स्वांगीकरण को पढ़ेंगे, मल विसर्जन को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में और डिटेल से पढ़ते चलेंगे, इसलिए क्योंकि हमको जानकारी लेना है ना। आगे हम जो पेपर आएगा तो पेपर के समय हम क्या करा देंगे, उसको डायरेक्ट कराते चले जाएंगे ना। चलिए देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब जंतुओं में जो 5 पद पूरा होंगे या पूरा होंगे करके, तो पहला अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब हम भोजन को ऐसे शाम दे, ऐसे कर बाद खाए ना, ऐसे खाए। अब वही जो भोजन हम क्या किए, जब शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे तो उसको बोलेंगे अंतर्ग्रहण। क्या बोलेंगे, पोषक तत्वों को या भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जो भोजन है वह शरीर के अंदर पहुंच जाए, बस यही कहलाता है अंतर्ग्रहण। तो हम ये बता, जब शरीर के अंदर पोषक तत्व पहले जाएंगे या भोजन जाएंगे तभी तो उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उसको बांटेंगे ना, और जब बचेगा तभी तो उसको निकालेंगे बाहर, है ना। यही चीज हमारा क्या होता है, पहले जानते हैं अंतर्ग्रहण क्या होता है, इनजिएशन क्या होता है ना। तो जाने अंतर्ग्रहण में भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। किसके किसके, भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या होता, किसको, जो भोज्य पदार्थ रहेंगे वह शरीर के अंदर प्रवेश करा जाएगा या अंदर चला जाएगा हमारे शरीर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। आगे बढ़ते हैं, जो अंतर्ग्रहण होता है, जो अंतर्ग्रहण होता है वह अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता रहता है। मतलब कहने का है, जो जंतु होता है, जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विभिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं। जैसे क्या होते हैं, लिखेंगे विभिन्न जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण। अब अलग अलग जीव हैं, अलग अलग जीवों में जो भोजन ग्रहण करना होता है वह अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। चलिए जानते कैसे, तो लिखेंगे विभिन्न जीवों में भोजन की प्रकृति, उसके अंतर्ग्रहण तथा पाचन तंत्र की संरचना अलग अलग होती है। कहने का मतलब जो जीव रहेगा, जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव रहेंगे, है ना, हमारे पास आसपास अनेक प्रकार के जीव है ना। जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, जानवर में लेते हैं, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, फिर उसके बाद गधा हो गया, बकरी हो गया, है ना, इनके प्रकार से। फिर आगे मनुष्य हो गया, और उसके बाद चिड़िया हो गई, है ना, कुछ जीवाणु हो गए, वायरस हो जाएंगे ना, है ना। इनके अलग अलग प्रकार से हम क्या करेंगे, अलग अलग जीवों में क्या करते देखेंगे। जब अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से अंतर्ग्रहण होगा, अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को ग्रहण किया जाएगा, तो उनका जो पाचन तंत्र होगा वह भी अलग अलग होगा। क्या होगा, जो पाचन तंत्र होंगे हर जीवों का अलग अलग प्रकार से होता रहता है।
चलिए देखें, तो लिखेंगे जीवों में जैसे पाचन जो अंतर्ग्रहण होगा तो बोलेंगे अलग अलग तरीके से होंगे। कैसे होंगे तो बोलेंगे अमीबा में कैसे करते हैं, अमीबा कैसा करता है, पैरामीशियम जो होता है, तो बोलेंगे अमीबा जो होती है, अमीबा में अंगुली सदृश प्रवर्धों की सहायता से भोजन ग्रहण किया जाता है। मतलब कहने का जो अमीबा होता है वह क्या करता है, वह अंगुली, उसमें पहली जो संरचना होती है, अंगुली जैसे संरचना होती है, उसी संरचना की सहायता से वह चलता रहता है और चल के क्या करता है, जो भोजन होता है उसे ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। आगे बढ़ेंगे, कीटों में भोजन को पकड़ने, कुतरने, चबाने के लिए विशेष मुखांग होते हैं। मुखांग का मतलब मुख अंग है ना। तो बोलेंगे जो कीट होते हैं उनमें जो भोजन पकड़ते हैं, खाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पकड़ने, कुतरने, चबाने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, मुख अंग होंगे। आगे बढ़ते, मछलियों में बोलेंगे मछलियों में जलधारा के साथ भोजन मुख गुहा में पहुंचता है। जलधारा का मतलब जो मछली होती है पानी में रहती है, अब पानी में जो मछली है उसी के धारा, जल जो होती है, जल के साथ ही साथ भोजन भी शरीर के अंदर जाता है उनके। आगे स्तनधारियों में बोलेंगे भोजन को कुतरने, चीरने व चबाने के लिए अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। अब दांत के बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे अब स्तनधारी मतलब जो जीव मैमल्स होते, मैमल्स मतलब मनुष्य हो जाएगा। अब मनुष्य के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। उसी मनुष्य के बारे में जो दांत होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। अब उन दांतों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो दांत जो होगा वह दांत अलग अलग प्रकार के होंगे और हर दांत का अलग अलग कार्य होगा। किसी का कुतरने का होगा, किसी का चबाने का होगा, किसी का क्या होगा, उसे चीरने का होता है ना। आगे हम पढ़ाएंगे, उसमें जानते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलेंगे, एक और बोल सकते हैं पक्षियों में बोलेंगे किसके द्वारा, चोंच की सहायता से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये हमारी पूरी घटना क्या कहलाती है, बोलेंगे अंतर्ग्रहण कहलाती है। जो ये सब जैसे कर लिखाए हैं वह हमारा क्या होता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। हो गया, समझ में आया ना। आगे फिर से बताएं एक बार।